वही हुआ जिसकी हर किसी को उम्मीद थी, वही हुआ जिसे लेकर खासे जतन किए जा रहे थे बीते एक समय से। और मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जोर शोर से गूंजा नोटबंदी का मसला। हालांकि ये बात अलग रही कि सदन में विपक्षी दल कांग्रेस नोटबंदी के इस मामले को किसानों की समस्या के साथ जोड़कर पेश करता नजर आया और कहा कि जब से सरकार ने नोटबंदी की है तभी से सूबे का किसान परेशान है। उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहे हैं, वो बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में भला किस काम की नोटबंदी। विपक्ष ने सवाल उठाए तो अब बारी थी सरकार की। और जब सीएम शिवराज सदन के भीतर विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने सरकार पर विषय बदलने का आरोप लगाया और कर दिया सदन से वॉकआउट। हमारे इस स्थगन पे चर्चा कराने को स्वीकार किया आसंदी ने, और नोटबंदी और इसमें कहीं कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी बात मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, खेती किसानी और उससे संबंधित आने वाली जो दिक्कतें हैं उस पर व्यवस्था सरकार को देना चाहिए था। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषयांतर कर दिया इस इशू को। इस कारण से कांग्रेस के सभी विधायकों ने हाउस से बहिर्गमन किया है। नेता प्रतिपक्ष का रवैया सीधे सीधे इस बात को दर्शा रहा था कि कितनी आहत हुई है कांग्रेस सदन में सरकार के रवैये से। और इसका जवाब यदि वो हंगामे के तौर पर न दे तो भला किस भाषा में दे। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने सरकार पर चर्चा से भटकने का आरोप लगाया तो वहाँ भी सरकार तैयार बैठी थी कांग्रेस और उसकी कार्यशैली को आड़े हाथों लेने के लिए। लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा ये है, शुभ ये है कि पूरा उत्तर सुने और उत्तर सुनने के बाद अगर कोई विरोध था तो वो प्रकट कर दे। मैंने उनसे अपील भी की कि आप पूरा उत्तर बिंदुवार हम जवाब दे रहे हैं, पूरा उत्तर सुनिए। लेकिन उनकी भावभंगी से ये लग गया था कि अब वो बहिर्गमन करने वाले हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि ये निंदाजनक है और लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है कि आप कुछ भी बात कहें और चले जाएं फिर जवाब ना सुने। पूर्व की भांति उन्होंने बहिर्गमन किया, जो वास्तव में निंदा की बात है और वास्तव में चिंता की बात। ये प्रदेश की विधानसभा ही ऐसी विधानसभा है जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि आओ चर्चा करो और विपक्ष भाग रहा है। हम हर विषय पे चर्चा को तैयार हैं और वो भागने को तैयार हैं। ये उनके आपसी मतभेद हैं, ये उनकी नेता प्रतिपक्ष की प्रतिस्पर्धा है। नोटबंदी तो एक बहाना था, असल में सदन में हंगामा बरपाना था। और हैरत देखिए, सदन में रण की इस प्रतिस्पर्धा में ना तो विपक्ष कहीं कमतर नजर आता है और ना ही सत्ता पक्ष कमजोर। ऐसे में अब सवाल ये कि महज 5 दिनों के सत्र में यदि ऐसे ही हंगामा होता रहा तो कब जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे और कब उन पर चर्चा होगी। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। आखिर क्यों नहीं थम रहा सदन में गतिरोध का सिलसिला? नोटबंदी के अलावा अन्य जरूरी मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा है विपक्ष? क्या सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है सरकार? क्या कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल से परहेज कर रहे हैं? चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज नोटबंदी का मुद्दा गूंजा। यूं तो नोटबंदी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है और इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों जगह स्वर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे का विरोध कर रही है। शुरुआत से उन्होंने इस मुद्दे को अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये देश में एक ऐतिहासिक निर्णय है। और इसी मुद्दे पर आज सदन में भी कांग्रेस आक्रामक दिखाई दी और उसने इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं किसानों के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, खेत खलियान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि इस कैशलेस इकोनॉमी में किसान को कैसे समाहित किया जाए, जहां किसान बैंक की सुविधा से नदारद है, जहां किसान के पास
अभी बेसिक सुविधाओं का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहाँ ये कैशलेस इकोनॉमी में कैसे वो अपनी जीविका को आगे ले जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई कि वो सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते, बिना उत्तर सुने ही जवाब देने लगते हैं। इसी समूचे विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामकिशोर दोगने साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता श्री सर्वेश तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दोगने जी, एक तो वैसे ही सत्र बहुत छोटा है और उसमें भी अगर समय इस प्रकार के शोर शराबे में, हंगामे में गुजार देंगे, बेहतर है कि सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से, यथोचित तरीके से जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन वो रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आप सरकार की उसी योजना पर काम कर रहे हैं कि हंगामा हो, बहिर्गमन हो, छोटा मोटा सत्र है वो भी इसकी भेंट चढ़ जाए। नहीं नवीन जी, ये सरकार को चाहिए। देखिए, सरकार जवाबदार है, देश के लिए, प्रदेश के लिए भी है, प्रदेश की जनता के लिए भी है और जनहित के लिए भी है। क्योंकि अगर सरकार खुद ही नहीं चलाना चाहती, अभी जैसे बहिर्गमन जो हुआ है उसके पीछे देखें, हम लोगों का जो स्थगन था वो किसानों की समस्या के ऊपर था। इन्होंने उसको नोटबंदी में ले आए पूरा, जबकि हमारे विपक्ष के नेता ने जो स्थगन लेके आए थे वो किसानों की समस्या जो चल रही है, किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली की समस्या, उसके ऊपर स्थगन था। पर इन्होंने नोटबंदी पर पूरा सीएम साहब का भाषण आप देखेंगे अगर, तो सिर्फ कटाक्ष के अलावा कुछ नहीं था, नोटबंदी के ऊपर पूरा चल रहा था। हमारा ये कहना था नोटबंदी तो है, नोटबंदी का हम भी समर्थन करते हैं, पर उसकी व्यवस्था का विरोध करते हैं। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं बना पा रही सरकार, इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके साथ ही किसानों को जो समस्या है, आज बोनी नहीं कर पा रहा है किसान बीज नहीं ले पा रहा है, किसान खाद नहीं ले पा रहा है, उसके पास नगद पैसा नहीं है। आज मंडी में जाता है तो वहां से चेक पकड़ा दिए जाते हैं। चेक अगर आपकी मैं बात को एक वानगी मानूं तो आप सरकार की जो योजनाएं हैं उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो कार्यान्वयन है उसका विरोध करते हैं। मतलब किसानों की योजनाएं की बात हो रही है, नोटबंदी के संबंध में नोटबंदी तो एक बाकी योजनाएं तो आप देखेंगे, अभी कुपोषण का देखें हम, अगर तो कुपोषण पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैंने कहा सांकेतिक तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी नोटबंदी की जो बात हो रही है, नोटबंदी का बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है नोटबंदी का, पर उसकी व्यवस्था का विरोध कर रही है, जो व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आज इतना बड़ा देश है, इस देश में आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और उस व्यवस्था को बनाना चाहिए था, इसका प्लान करना चाहिए था। कोई प्लान नहीं है। 2 महीने के अंदर, एक महीने के अंदर लागू कर दिया गया। बताया गया है कि हम 6 महीने से प्लान कर रहे हैं। आप बताइए, उर्जित पटेल के 6 महीने कहाँ गवर्नर थे तो वो उसमें दस्तखत आ गया। इसके साथ ही मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका विरोध आप देखिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने किया। रघु राजन जो यहाँ के गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के, वो विरोध कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी गवर्नर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और भी बड़े बड़े सेन जी ने भी विरोध किया है। तो ये सब बड़े बड़े अर्थशास्त्री अगर विरोध कर रहे हैं, दूसरी कंट्रियों में जहाँ लागू हुआ नोटबंदी वहाँ भी सफल नहीं हो पाया है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और व्यवस्था बना के चलाते तो आम आदमी को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को परेशानी नहीं आती। आज मनरेगा वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। आपने देखा होगा, अभी सुना होगा, जगह जगह फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। आयसर की बंद हो गई पीथमपुर में, खरगोन में एक मिल बंद हो गई वहाँ भी। तो ऐसे बहुत सारे रोजगार के संकट भी पैदा हो रहे हैं। और अभी तो किराना सामान आपके घर में 2-2 दिन महीने का भरा रहता है, हम लोग रिजर्व रखते हैं। जिस दिन खत्म होगा उस दिन बाजार में जाएंगे, उस दिन पता लगेगा। आज 2000 में क्या हो रहा है बताइए। 2000 का डीजल जला रहे हैं लोग गाड़ियों में, और 2000 निकालने की बात कर रहे हैं पर डे, तो 2000 का डीजल जल जाता है गाड़ियों में। तो ये सब व्यवस्था कैसे बनेगी? तो इसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, इस कारण आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सर्वेश जी, नोटबंदी की विचार से तो कांग्रेस सहमत थी, लेकिन लागू करने के तरीके से सहमत नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से पूरे मसले को सदन में कांग्रेस की बात को सिर्फ नोटबंदी से जोड़ दिया गया, कांग्रेस मूलतः किसानों का मुद्दा उठाना चाहती थी। आपकी प्रतिक्रिया? माननीय नवीन जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहूँगा कि सदन में चर्चा की मांग कांग्रेस ने उठाई थी। कांग्रेस ने चर्चा की मांग उठाई, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्वीकार करी। बीजेपी ने भी सहर्ष उसको चर्चा के लिए कहा कि हम चर्चा के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सदैव हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और सौहार्द प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और चर्चा जनहित में सदैव होना चाहिए। सदैव चर्चा के लिए इन्होंने तैयार था। अब इन्होंने अपना पक्ष पूरा रखा। बीजेपी ने के सभी वहाँ पे माननीय विधायक और माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय शांति से सुना। उसके बाद अगर इनका ऐसा कहना है कि हम नोटबंदी के समर्थन में हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं इसको नोटबंदी नहीं कहूँगा, सर्वप्रथम तो ये नोट बदली है।
नोटबंदी तो जब होता है कि जब समस्त प्रकार के नोट अपन ने बंद कर दिए हो, तो नोट तो बंद ही नहीं करे साहब, हमने सिर्फ 500 और 1000 के नोट बंद करे और 100 के नोट चालू थे, 50 के नोट चालू थे, अन्य जो 100 और 500 के अलावा नोट चालू थे। तो सर्वप्रथम तो ये नोट बदली थी, अब उसके बदले में हमने 500 की जगह नया नोट ला दिया और 2000 का एक नया नोट ला दिया। अब इनको ये नोट बदली समझे या नोटबंदी समझे, कांग्रेस उस मुद्दे पे सहमत है। अब माननीय वरिष्ठ दोगने जी का कहना है कि साहब हम उसके एग्जीक्यूशन में हमको कुछ कमियां दिख रही है। तो मेरा इनसे निवेदन था कि जब इन्होंने चर्चा के लिए इतना समय पूरा सदन का बिगाड़ा, इन्होंने अपने जो पॉइंट रखे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस विषय को पॉइंट टू पॉइंट उस सब का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो कांग्रेस को उसको एक्सप्रेशन सुनना चाहिए था। तो इससे तो ये कांग्रेस ने इस हिसाब से वॉकआउट करा, तो इससे तो मुझे ये प्रतीत होता है कि खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो इन्होंने मतलब सिर्फ एक अपने आप को वहाँ पे एक मूल मुद्दा तो ये है कि साहब वहाँ पे प्रतिपक्ष का नेता कौन है। मुझे तो ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाला बच्चन जी प्रतिपक्ष के नेता है कि माननीय जीतू पटवारी जी प्रतिपक्ष के नेता है। वहाँ पे मेरे को तो ये जो ऐसा लगता है कि इनके आपस में वहाँ गुटबाजी लगता है, अपने आप को मीडिया के माध्यम से समाज में और जनता के बीच में जाके कोई काम करना नहीं चाहते, सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं और सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही ये चाह रहे हैं कि हम जनता के लिए कुछ भी नहीं करें और मीडिया में ही वहाँ चिल्ला छोड़ करके अपने आप को काम करें। तो इनकी निष्क्रियता तो साफ साफ दिख रही है। अगर ये मान लो इन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उस आरोप का जवाब इनको सुनना चाहिए था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष बात के लिए बोल रही है और जो सत्तारूढ़ पार्टी वो बोल रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। अब चर्चा के लिए अगर आप तैयार है और उसके बाद इन्होंने जो आरोप लगाया तो उस आरोप का निराकरण क्या है, मुख्यमंत्री जी का पक्ष क्या है, भाजपा का पक्ष क्या है, तो इनको सहर्ष पक्ष सुनना चाहिए था और उसका पक्ष सुनने के बाद फिर इनको ये निर्णय लेना चाहिए था कि ये सही है या गलत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये जो आज का जो मतलब इन्होंने जो बहिर्गमन करा है, ये लोकतंत्र के मानक का इन्होंने अवमूल्यन करा है और इनको ये कांग्रेस वो पार्टी है जो लोकतंत्र के मानकों को नहीं मानती है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और एक सर्वेश जी ने जो ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है नोटबंदी, उसको एक नई परिभाषा दी, नोट बदली, और इससे अगर सहमत हुआ जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि नोट बंद तो नहीं हुए हैं। 20, 10, 50, 100 के नोट तो पहले से ही अपने अस्तित्व में है और 50 की 500 की जगह दूसरा आ गया, 1000 की जगह 2000 कर दिया। लेकिन जो व्यवस्था है कि चूंकि आप उसको निकाल नहीं सकते, कैश सभी लोगों के हाथों में नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी समस्या है, वो कांग्रेस भी कह रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जब सदन में चर्चा हुई तो कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री जी किसी और ही दिशा में बोल रहे थे, विषयांतर कर दिया था, इसलिए उन्होंने बहिर्गमन किया। किस दृष्टिकोण से देखेंगे इसको? देखिए, मोटे तौर पर बहिर्गमन करना तो विपक्ष का अधिकार है और जब भी हाउस की बैठकें होती हैं विपक्ष उसमें बहिर्गमन करते ही हैं, किसी भी दल का विपक्ष हो, किसी भी दल की राजनीतिक सरकार हो। लेकिन ये उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि विपक्ष अपनी बात तो पूरी कह दे और सत्ता पक्ष का उत्तर ना सुने। ये उदाहरण कम देखने को मिलता है। यद्यपि सदन की में ये ऐसे उदाहरण भी हैं कि विपक्ष ने कोई विषय रखा, सरकार ने उसका जवाब दिया और उन्होंने बहिर्गमन किया, लेकिन वो पूरी बात सुन करके बहिर्गमन हुए हैं। और वो कांग्रेस के समय भी बहिर्गमन हुआ है और भाजपा के समय भी बहिर्गमन हुआ है। तो एक आदर्श स्थिति ये रहती कि कांग्रेस पहले पूरा जवाब सुन लेती और पूरा जवाब सुन करके उनको लगता कि इसमें हमारी बात नहीं है और ये कह करके फिर वो बहिर्गमन करते, तो मैं समझता हूँ इसमें एक लोकतांत्रिक परंपरा और मजबूत होती। अभी सत्ता पक्ष को ये कहने का मौका मिल गया कि भाई आप तो अपनी बात कह गए और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक बात तो इसमें ये बात हुई। दूसरा, विपक्ष ने बेशक किसानों की समस्या की बात रखी थी, लेकिन उन्होंने लगभग हर वक्ता ने नोटबंदी का जिक्र किया और उनका मानना यह था कि इस समय किसानों के सामने जो समस्या है वो नोटबंदी के कारण समस्या है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर जब आएगा तो उसमें नोटबंदी का तो जिक्र होगा ही। जहां तक नोट बदली का, ये इन्होंने अच्छी परिभाषा दी सर्वेश जी ने कि बाकी 1000 का नोट भी वो 2000 के रूप में बदल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें, जितना रुपया जमा हुआ है बैंकों में अलग अलग 1000 के नोट के रूप में, 500 के नोट के रूप में, मैं कल ही रिजर्व बैंक के आंकड़े पढ़ रहा था, तो कल तक उसमें से 40% रुपया विड्रॉ हो चुका है। यानी जो लोगों की बचत में घरों के अंदर भी था वो सारा रुपया भी अगर जमा देख लें तो उसमें से 40% रुपया विड्रॉ हो चुका है। बैंकों में भी अगर आप देखें लगभग 90% सामान्य स्थिति लगभग जैसी बन गई है। जिन बैंकों में भीड़ ज़्यादा रहती थी उनमें ज़्यादा है, जिनमें कम रहते थे उसमें कम है। आप चेक से कितने ही पैसे निकाल सकते हैं। मैं खुद भी कल बैंक से पैसे और ज़्यादा पैसे निकाल के लाया, उन्होंने मुझे निकाल करके दे दिए। लेकिन इस समय जो खास तौर से समस्या
समस्या आ रही है लोगों को, एक वो आ रही है उसकी तरफ कोई भी राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा। एक समस्या आ रही है 2000 रुपए के नोट के खुले नहीं है, सब्जी वाले के नाम, जो दिहाड़ी के मजदूरों को अपन लेकर के आते हैं, या मान लीजिए किराने की दुकान पर भी हम फुटकर 200 रुपये 300 रुपये का सामान खरीदने का और 2000 का नोट है। तो इस समय जो व्यवहारिक कठिनाई आ रही है वो एक तो 2000 रुपये के नोट को लेकर, खुले को लेकर के समस्या आ रही है समाज में। दूसरी जो चर्चा का जो विषय हुआ है, जिस पर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वो है जनधन योजना के अंतर्गत जमा हुआ पैसा। मुझे कई बार लगता है कि किसानों की बात हर राजनीतिक दल ने की है, मैंने जब से होश संभाला है तब से की है, और जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब किसी राजनीतिक दल ने 2 बैलों की जोड़ी अपना चुनाव चिन्ह भी रख रखा था, इन्हें उसका मतलब किसान की तरफ उनका ध्यान था। लेकिन राजनीतिक निर्णयों में, प्रशासनिक निर्णयों में किसान की समस्याओं का समाधान कम होता है। जनधन योजना में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 70 से 80% खाते वनवासी क्षेत्रों के और ग्रामीण क्षेत्रों के खाते हैं। इसमें किसान जो घरों में रुपया रखता था, अब उन्होंने कहा कि नोट बंद हो जाएंगे, उन्होंने ताबड़तोड़ जनधन योजना में जमा कर दिए। जनधन योजना में मोटे तौर पर हो सकता है कुछ लोगों ने रुपए जमा करा दिए होंगे अपने, और लेकिन वो रुपया मुश्किल से 25 से 30% होगा, लेकिन फिर भी 60 से 70% रुपया जो है वो जेन्युइन रुपया है, उसमें किसानों का रुपया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने भी कहा है उससे थोड़ी सी किसानों में एक बेचैनी जैसी स्थिति है। क्योंकि मैं परसों अपने गाँव गया था संडे को, तो मेरे गाँव के ज्यादातर लोगों ने हड़बड़ी में उन्होंने कहा कि रुपया बेकार हो जाएगा और जनधन में जमा कर दिए। अब सरकार कह रही कि दूसरे के और आप निकाल नहीं सकते। तो उसमें यद्यपि मुझे सरकार पर ये उम्मीद है कि सरकार किसी भी दल की है, वो जब पहुंचेगी तो उसकी कुछ ना कुछ व्यवहारिक रास्ता निकल आएगा। लेकिन इस समय थोड़ी सी एक अनिश्चय जैसी एक स्थिति बन गई है। तो मैं समझता हूं जनधन योजनाओं पर सरकार को जांच कर लेना चाहिए। सर्वेश जी, इससे ज्यादा व्यवहारिक पक्ष आपको नहीं सुनने मिलेगा। मैं समझता हूं कि जैसे ये एक बड़ी समस्या है कि जब सरकार ने कहा पैसा जमा करो, व्यक्ति ने अपना पैसा घोषित कर दिया, अब बिना किसी आकलन के, बिना किसी प्रमाण के, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि इस पैसे में से किसी को निकालने नहीं देना और निकाले तो मुझे बताना, ऐसे जैसे प्रधानमंत्री का फोन नंबर सबके पास हो गया, अभी डायल करे देते हैं प्रधानमंत्री को। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पूरी व्यवस्था में कई 100 करोड़ नकली नोट बैंकों ने एक्सेप्ट कर लिए, जिनके बदले लोग नोट बदलवा ले गए। मतलब काला धन तो सफेद बैंकों ने ही कर दिया बहुत हद तक। तीसरी बात, अगर कल तक के आंकड़ों की गौर करें तो 12,500 करोड़ रुपए, 14,087 करोड़ रुपए जो है हमारे यहाँ मुद्रा प्रचलन में है, और करीब 12 के आसपास जमा हो चुकी है। तो काले धन का जो सरकार सोच रही थी कि रुपयों में, करेंसी के रूप में काला धन होगा, उतना वो अनुमान कहीं ना कहीं सरकार का फेल हुआ है। तो इस पूरी व्यवस्था में जैसा कहा कि बेचैनी उस आम आदमी में है, उस गरीब आदमी में है, उस कम पढ़े लिखे आदमी में है, जिसको उस व्यवस्था से रूबरू कराने वाला कोई नहीं है, और उसको ये लग रहा है कि उसकी गरीबी की कमाई लुट रही है, बर्बाद हो रही है, हो सकता है खराब हो जाए, इसलिए जो कुछ है जमा कर दो। ये एक व्यवहारिक पक्ष था। आपको नहीं लगता कि भारत अमेरिका नहीं है? भारत जिन देशों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, ऐसा मानस भारत का नहीं है। तो भारत के मानस के हिसाब से ये डिसीजन थोड़ा अनिश्चयपूर्ण हो गया। सर्वप्रथम तो नवीन जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन खाते के विषय में अपना पक्ष रखा है, उन्होंने अपना पक्ष ये कहा है कि कोई ABC के नाम से खाता है और XYZ अगर ABC के खाते में पैसा जमा करता है तो ये गलत है। तो उस स्थिति में उन्होंने जिसका पैसा है, अगर वो उसके अकाउंट में अगर वो पैसा जमा करता है, उनके लिए नहीं है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में ऐसा सुनने में आ रहा है या ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि उन्होंने खाता किसका है और पैसा कोई और डाल रहा है, मतलब अपना काला धन वो किसी और के अकाउंट में पैसा डालकर अगर वो सफेद करना चाहता है। सर्वेश जी, थोड़ा सा मैं आंकड़ों की बात कर लूं। शर्मा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, हमारे देश में जो हमारी युवा आबादी है या जो कमा रही है, रोजी रोटी जो आजीविका कमा रही है किसी भी कार्य के माध्यम से, क्या सबके खाते हैं हमारे देश में? नहीं, सब बिल्कुल खाते नहीं, कईयों के खाते ही नहीं है। तो अब क्या करें? मेरा ऐसा माननीय शर्मा जी ने जो कहा है कि 25-30% लोगों के खाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आंकड़े में मैं नहीं जाता हूं कि जिनके खाते हैं
उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं या तो वो माननीय जिनके वित्त मंत्री खाते जी ने- नहीं है वो क्या खाएं नहीं, क्या तो पिएं, यही तो नहीं, समस्या क्या है। ऐसा कहा गया है कि मेरे परिवार नहीं, में मेरे परिवार में गिने चुने कम से कम 25 सदस्यों का अगर मेरा परिवार है तो 5 लोगों के बैंक अकाउंट होंगे। माननीय नवीन जी, मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर किसी के खाते नहीं है तो क्या 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में खाते खुलवाने का नहीं मना खुलवाए करा जा गया? सकते। बैंकों की जो स्थितियां उसमें खाते तो छोड़ो, आदमी अंदर घुस के दिखा दे, चैलेंज। नहीं, ये दूसरा शुरुआत काम ही नहीं आपको कर कल पा रहे में हैं। ये बैंक के शुरुआत की अधिकारी मतलब स्थिति है साहब। बैंकों के बाहर पुलिस ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज इसमें क्या है साहब? 430 नंबर तक सिर्फ पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद लोग पता चले हजारों ही कतार है। अभी आप जाके देखो साहब, कोई कतार ही नहीं है। वो पूरी स्टेटमेंट जनता नहीं दे पा रहा। बैंक माननीय स्टेटमेंट आप लेके आइए, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, खाते पे एंट्री नहीं के कर रहा। साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन 8 नवंबर को अपना उद्बोधन दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जनता से 50 दिन मांगता हूं। मेरा यह मानना है कि सर्वप्रथम तो 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं। आज 8 नवंबर से लेकर अगर अपन आज दिनांक तक बात करें तो मेरा निवेदन यह है कि अभी भी काफी समय बाकी है और आज आप अभी कहीं भी चले जाए तो अब वो स्थिति नहीं है। नहीं सर्वप्रथम आप कहीं भी ये भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल छोड़ दीजिए, आप शहर छोड़ दीजिए, भोपाल जबलपुर इंदौर और ग्वालियर छोड़ दीजिए, आप जाइए मेहोना, आप जाइए लाहौर, आप जाइए असवार, आप जाइए पोलाय कला, आप जाइए मक्सी, तो आपको ये पता चलेगा कि एटीएम के शटर परमानेंट बंद है, उनमें लॉक डला हुआ है और लिखा हुआ है कि एटीएम कार्य नहीं कर रहा है। और ऐसे ऐसा कुछ हो तो साहब आप तो मीडिया के है, आप अपना विषय रखिए और अगर मान लो इस तरह कोई स्थिति होगी तो उसमें सुधार करेगी सरकार। सर्वेश जी कल आया था लोकसभा के एटीएम में पैसा नहीं है। मुझसे कल मैं खुद उदाहरण हूँ, कल मैं उदाहरण सुन ले फिर मैं आपकी बात पे भी। मैं आप मतलब आप मुझे आप ये जो आपने जो आज सदन में करा वो कृपा चर्चा में ना करो तो चर्चा भी सार्थक न होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि अपन सरल चर्चा करें तो उसका निराकरण निकलेगा और देश हित में निराकरण निकलेगा। आज आपने सदन में इतना बोला, कोई निराकरण ही नहीं हुआ साहब, तो जनता के हित में क्या करा आपने बहिर्गमन करके। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पे भी आप चर्चा करें। मेरा निवेदन ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि अभी वर्तमान में इस तरह की कहीं भी कोई स्थिति नहीं है। उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब 100% हम एग्जीक्यूशन में कुछ कमी नहीं होगी। अगर मान लो एग्जीक्यूशन में कुछ कमी है तो प्रत्येक कांग्रेस नहीं, देश के जो भी देश की 125 या 130 करोड़ की जनता है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, अपना अनुभव दे सकता है, अपनी कमियां जो इस एग्जीक्यूशन में वो बता सकता है। उसको अधिकार है वो अपनी कमियां बताए। अगर वो कमियां उसमें होती है तो उसमें हमारी सरकार संशोधन करेगी और उसमें सुधार करेगी। हम अभी कभी भी कोई भी चीज को स्वीकार करने में भाजपा मना नहीं करती है, लेकिन आप देश सुधार, अगर मान लो आज नोट बदली हुई है या नोटबंदी हुई है तो आज अगर मान लो जो आतंकवाद कम हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में 8 नवंबर के बाद बताइए साहब क्या हो रहा है? उसके बाद काला धन और टैक्स क्या है साहब? मैं ये बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है साहब कि जो कई लोग एक पैरेलल मतलब लॉबी चलती थी जो कि पैसा अपना अलग रोटेशन में घूमता था और वो टैक्स नहीं देना चाहते थे, तो उन पैरेलल लॉबी को हमने सिस्टम में लाया है। तो उस सिस्टम में लाया है तो उनका पेट दुख रहा है। तो कांग्रेस काले धन के साथ है। अगर कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि हम नोटबंदी या नोट बदली के साथ में है और इसके एग्जीक्यूशन में तकलीफ है, तो एग्जीक्यूशन में क्या तकलीफ है ये बताए। इन्होंने मिथ्या प्रचार करके जो माननीय रमेश जी ने कहा है कि जो किसान जो भयभीत है, अविचलित है, वो परेशान है, तो वो कांग्रेस के मिथ्या प्रचार से है जिन्होंने ये कहा है कि साहब ये नोट रद्दी हो गए, ये नोट चलेंगे नहीं। तो ये जनता को परेशान करने वाली नीति को अपनाने वाले लोगों ने साहब, हम तो समाधान की तरफ जाते हैं, ये समस्या खड़ी करने की तरफ जाते हैं। तो इनको आप ये समझाइए कांग्रेस को कि समाधान की तरफ जाए, समस्या की तरफ। भूपेन जी माफी चाहूंगा, रामकिशोर जी आप समस्या की तरफ न जाएं, आप समाधान दे दें तो शायद ये सुझाव लेके जो है उसका कुछ। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे भारत में, जब भारत में प्रधानमंत्री डिक्लेयर हुए थे, चुनाव लड़ने की घोषणा हुई थी, उस टाइम आपने देखा है कि प्रधानमंत्री दहाड़ के कहते थे 100 दिन मुझे दीजिए। 100 दिन के 1000 दिन हो गए। ये क्या परिवर्तन आया है? 15 लाख रुपए खाते में आ गया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? तो इस तरह की योजना लेके आ रहे हैं आप। नोटबंदी की योजना विदेशों में भी देख लीजिए, पहले जहां जहां लागू हुई है उनकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है आप देखें। अगर कभी जिन जिन लोगों ने इसी नीति को अपनाया है उनकी क्या स्थितियां हुई है, तो वो नहीं देखा गया। इसका अगर कोई योजना लाना है तो बड़ा सर्च करना पड़ता है, रिसर्च होती है, बड़े अनुभव होते हैं। अनुभव नहीं होने के कारण ये परिस्थितियां आ रही है कि बार बार 35 बार नियम चेंज हो गए। अभी 35 बार
हाँ, तो ऐसे अगर नियम बार बार चेंज करोगे तो इसको तो पहले इंप्लीमेंट से पहले अपने को देख लेना चाहिए, क्या क्या कमियां आएंगी, क्या क्या परेशानी आएगी, क्या समस्या आएगी, उसका समाधान हम समय समय पर करते रहे तो वो चीजें होंगी। आपने एकदम घोषणा कर दी और आपने देखा होगा कि जापान में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, किस तरह से भाषण दे रहे थे जापान में, वो भाषण देखेंगे अगर तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे भारत का आदमी भारत की बेइज्जती जापान में जाके कर रहा। सीधे सीधे बोल रहे हैं, मैंने 8 बजे नोट 1500 के नोट बंद, ताली ठोक रहे हैं, खुद की ताली ठोक रहे हैं और पब्लिक ताली बजा रही है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, अंगूठा बता रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है, किस तरह का काम है जिसको तानाशाही प्रवृत्ति से हम काम नहीं कर सकते। हमको जनता का विश्वास, हमारा प्रजातांत्रिक देश है, जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा और जनता के साथ जनता की समस्याओं को देख के काम करना पड़ेगा। आज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की बात करें तो वहां वो हमसे 100 साल आगे है, तो उसकी व्यवस्था 100 साल के हिसाब चल रही, जबकि वहां भी करेंसी चलती है। पर हमारे यहाँ कैशलेस की बात की जा रही है। कैशलेस हमारे यहाँ 80% लोग ऑपरेट नहीं कर पाते एटीएम को, हमारे यहाँ बैंक के खातों के ऑपरेट नहीं कर पाते, ऐसे लोग हैं। तो बेचारे वो क्या करेंगे, एक आदिवासी जो वहाँ जंगल में बैठा है, पहाड़ में बगैर कपड़े के बैठा है, उसको कपड़े पहनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं। तो कैसे देश का विकास होगा। गरीब आदिवासी हरिजन भाई हमारा जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान देने की बात करेंगे तो काम होगा, इससे नहीं होगा। आपने अभी नवीन जी ने जैसे बताया, बिल्कुल सही है कि 14-15 लाख करोड़ करीब हमारी करेंसी है, उसमें से 12 के करीब जमा हो गई है। तो फिर कहाँ गया काला धन। आपने बोला था विदेशों से काला धन लाएंगे, तो विदेशों से कहाँ आया काला धन, या देश में काला धन ढूंढ रहे हो आप। या गरीबों के, मजबूर को जो एक बचा के रखता था बीमारी के लिए, किसी छोटे छोटे काम के लिए पैसा रखता था, 1000, 2000, 5000 वो जमा करा लिया आपने और बोल दिया नोटबंदी। तो नोटबंदी नहीं, और जैसे नोटबंदी की बात कर रहे हैं, ये तो खैर जुमला है, आप जो चलाए वो चल जाएगा। नोटबंदी आप ही लोगों ने नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नोटबंदी का नाम दिया, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में अपने नोटबंदी बोला है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय सीमा के चलते अंतिम प्रतिक्रिया रमेश जी से लूंगा। रमेश जी, जिस प्रकार से निश्चित रूप से अब एक नोटबंदी के बाद एक शब्द अभी जन्म ले लिया है उसने, और अभी वो स्तनपान कर रहा है इस देश की जनता का, वो शब्द है कैशलेस। पेटीएम करो, पेटीएम। हम इधर इसके पहले राष्ट्र हित में एक मुद्दा चला रहे थे कि हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, जबकि ये जो पेटीएम जो कंपनी है, इस कंपनी में बहुत बड़ा निवेश अलीबाबा का है जो चाइनीज कंपनी है, तो निश्चित रूप से उसका जो फायदा है वो उसको पहुंचेगा। एक दूसरा, जो गांव गरीब का व्यक्ति साक्षर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां हमारे 3G 4G के मोबाइल काम नहीं करते, जब ये सारा का सारा कैशलेस हो जाएगा तो क्या वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये बोझ उठा पाएगा? क्या जो साइबर क्राइम से लेके जितनी परेशानियां होती हैं, अभी आदमी का पैसा निकल जाता है, 100 में से 90 साइबर क्राइम में, साइबर की ठगी में कोई भी आउटपुट अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बैंक वाले कह देते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जहां आदमी पूछ के चिट्ठी पढ़वाता है, जिस देश का भी मानस ऐसा है, उस देश में इस सिस्टम को लागू करने के पहले आधारभूत ढांचे को डेवलप करना और उस पर काम करने की बहुत जरूरत थी। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई? हाँ, ये कैशलेस के मामले में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार को थोड़ा होमवर्क और करना चाहिए। इस समय 78% जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, 78% कैश जो है हमारा नकदी से लेन देन होता है, और जो कार्डों के थ्रू होता है वो केवल 22% होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, कैशलेस तो छोड़ ही दीजिए, नकदी भी वो किसी दूसरे से गिनवाते हैं। आप अगर गांव के बैंकों में देखेंगे तो ऐसे उदाहरण भी हैं। ये सर अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण को इसमें से हटा दें तो 3 से 4% ही है, मतलब निजी उसमें। तो आज हमारे यहाँ अशिक्षा की या इसकी ये स्थिति है कि बैंक से रुपया लेकर के भी व्यक्ति दूसरे से गिनवाता है, और उसमें अखबारों में आती है कि किसी ने उसको रुपए मार दिए, कम कर दिए। आप कहते हैं किसी को एटीएम नहीं बताओ, पिन नहीं बताओ, कैसे चले? तो वो एटीएम वाला भी कई वक्त, मैं तो ये भी कह रहा हूँ सर चल जाएगा, लेकिन क्या इस देश में, जिस देश में मोबाइल कंपनियां सिग्नल नहीं दे पा रही, 2G 3G 4G, और जब ज्यादा बवंडर होता है तो जीजा जी या कोल्ड टूपिंग घोटालों पे आ जाते हैं, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाएंगे? अभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम भारत को पूरा कैशलेस की तरफ ले जाएं। न केवल आधारभूत ढांचे की भी कमी है, और अभी लोगों में कहीं ना कहीं ज्ञान की भी कमी है
हैं, आज शहरों के भी बड़ी संख्या में लोग इस बात में घबरा रहे हैं कि यार इस तरीके से कैसे हम मोबाइल से लेन देन करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति भी 6 वक्त सोच चुका कि अपन ये डाउनलोड करें, और अगर डाउनलोड करेंगे तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित रह पाएगा। आज एटीएम में भी कितना पैसा अपना सुरक्षित हो रहा है। तो मेरे समझता हूं इस पर थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। इसकी बाकायदा प्रशिक्षण योजना, सर्वेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके प्रशिक्षण भी खासतौर से अगर पार्टी को इन्वॉल्व कर सकें, कांग्रेस को भी आप उसमें विश्वास ले सकें, क्योंकि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर उठकर तो इसमें कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसको समय सीमा के चलते निश्चित रूप से ये अब वक्त हमें आगे बात करने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी कहें, नोट बदली कहें, या जो अभी अर्थव्यवस्था में बदलाव किया है वो एक वाद विवाद का तो प्रश्न बना है। कैशलेस व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि इस देश का मानस अभी इतना मजबूत नहीं है। जो लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको बहुत ढंग से उनका अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि वो सुशिक्षित हैं, उनको उसके अच्छाई और बुराइयां पता हैं। तो निश्चित रूप से इस देश को एक ढंग से शिक्षित करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। फिर वो स्वतः एटीएम पे आ जाएंगे, स्वतः डेबिट पे आ जाएंगे, स्वतः क्रेडिट पे आ जाएंगे, खुद ही कैशलेस हो जाएंगे, और जितने भी ये विवाद हैं वो तहस नहस हो जाएंगे। तो देश में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में 4800 स्कूल शिक्षक विहीन है। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, कहां चमकेंगे, किधर चमकेंगे और कैसे वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। जहां पॉइंट ऑफ सेल की मशीनें फेल हो रही हैं, राशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम में जहां टावर ध्वस्त हो जाते हैं, 15-15 दिन गांवों में लाइट नहीं है, वहां कैशलेस का स्वप्न देखना कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी थोड़ा द्रोह है। सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है, और आप डिसीजन ले लिया और लागू करना है तो एक बड़ा होमवर्क करने की जरूरत है, और राजनीति से ऊपर उठकर करने की जरूरत है। एक बड़ा संवाद स्थापित करने की जरूरत है। हंगामे से इस मसले का हल नहीं होगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे हैं इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार।